कवर किया है। 8 स्टेट किए हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जैसे वेस्ट बंगाल में होंगे आपके साथ। उसके बाद में हमारा झारखंड जाना है और देन आसाम। हम हर उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे गरीब हो, मजलूम हो और जिसकी ज़रूरत हो। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम तो बस कोरोना वायरस के बारे में लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, उनको पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर वगैरह दे रहे थे। पर जब धीरे धीरे गाँवों का रुख किया, खासकर राजस्थान, यूपी और बिहार में, तो देखा कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे कहते थे कोरोना कुछ है ही नहीं, अमेरिका की साजिश है, लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, 5G टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मर रहे हैं। तो इस सब बातों को हम लोगों ने उनको समझाया। फिर कहीं यहाँ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि हमें दवा मत दो, खाना दो, हमें जो है कोरोना मारे ना मारे, हमें हमारी भूख मार देगी। तो हम लोगों ने राशन की डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। कोशिश यही है कि जो है जितनी ज़्यादा जहाँ पहुँच सकें। और कई लोग जो है वैक्सीन के लिए बोलते हैं कि वैक्सीन ज़रूरी नहीं है, लेना नहीं चाहिए, बहुत लोग डर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, यूपी बिहार में तो ये हालत थी कि मैं वाइट कोट पहन के चला जाता था, जो हम लोग का एप्रन होता है, तो लोग दूर से भाग जाते थे। कई बार गांव में घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो कई कहते ना कि नापुंसकता आ जाएगी, इम्पोटेंसी आ जाएगी। जब लड़की की माहवारी चल रही हो तो आप मत लगवाइए, ये जो है आपका जेनेटिक चेंज कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन ही हमारा हथियार है। एक बात आपको बता दूं, वैक्सीन ही हमारा हथियार है, कोई दवा कोरोना की नहीं है। आपको याद होगा और बहुत लोगों ने खाया भी होगा, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक की टैबलेट, फेविफ्लू, समझ रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, समझ रहे हैं, मल्टीविटामिन, इतना खिलाया सबको और पूरी दुनिया मना कर रही थी। अभी लास्ट मंथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने भी उस दवा को बैन कर दिया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, वैक्सीन ही हमारे पास हथियार है और कोई हथियार हमारे पास नहीं है। भारत का सबसे पहला ऑक्सीजन। पूरे मगरबी बंगाल के आवाम को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आपको जो मिसकंसेप्शन है उसको ख़त्म करना होगा। ये कहूँगा कि कोई भी दवा और कोई भी वैक्सीन जो है 100% नहीं होती है। आपको बता दूं, जो आप पोलियो की ड्रॉप पिलाते हो बच्चों को, उसमें भी जो है 10 लाख में से एक बच्चे को पोलियो हो सकता है। आप जो पैरासिटामोल दवा खाते हो बुखार की, वो एक ही दवा से आपका लीवर जो है, किडनी डैमेज हो सकती है। तो कोई दवा 100% परफेक्ट नहीं है। खुद कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, उन्होंने खुद कहा है कि वो 77% इफेक्टिव है, यानी 23% लोग के इफेक्टिव नहीं है। पर एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसने भी दोनों डोज वैक्सीन लगवा ली है वो अस्पताल को नहीं जा रहा है, यानी कि वो घर पे ठीक हो जा रहा है। माइल्ड इन्फेक्शन आ रहे हैं, वो आईसीयू में एडमिट नहीं हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो अगर कोरोना आपको हो भी गया वैक्सीन लगाने के बाद, तो बहुत माइल्ड सिम्टम रहेंगे। कपिल जी, बच्चों की जान बचाने वाला कपिल खान के साथ नाइंसाफी क्यों योगी हुकूमत में क्यों हो रही है? और ऑक्सीजन को लेकर जो आपने अभियान छेड़ा था, कितने सारे बच्चों की जान बचाने के लिए अपने जेब से पैसा लगाए थे। उसके बाद कोरोना में देखा गया कि उसी ऑक्सीजन को लेकर कई सौ लोगों की जानें चली गई, उस पर हुकूमत की खामोशी चुप थी। क्या कहेंगे डॉक्टर कपिल खान, क्या कहना चाहेगा? नहीं, पहले तो ये कहूँगा कि मैंने उन बच्चों की जान नहीं बचाई, अल्लाह ताला ने बचाई, ऊपर वाले ने बचाई। मैं तो जरिया बना था, समझ रहे, मैं तो जरिया बना। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो है योगी जी क्यों आपको इतना परेशान करते हैं, तो ये बता दूँ, देखिए योगी जी के ये लगा उस वक्त जब ये 10 तारीख को घटना हुई थी कि लोग उनके ऊपर टूट रहे थे और उनका इस्तीफा मांग रहे थे। बीजेपी की इंटरनल थोड़ी पॉलिटिक्स थी, तो उनको लोगों का गुस्सा को डाइवर्ट करना था। उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाया और सब लोग आज तक, आप भी यहाँ पे भी आया हूँ, उन 63 बच्चों की बात नहीं करते हैं जो मर गए। कोई ये बात नहीं करता है कि ऑक्सीजन कमी क्यों हुई। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी ने मुझे क्लीन चिट दे दी है, फिर भी बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बार बार लिख रहा हूँ मुझे बहाली दो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो 63 बच्चों के कातिल थे, गुनाहगार थे, वो जो हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन और सिद्धार्थ सिंह, उनको बचाने की कोशिश। सर, कोरोना में आपको जेल में रखा गया,
एक एक्सपीरियंस रहा। तो जो जेल में ठूस कर लोगों की तादाद रही, उसके अलावा भी हुकूमत हिंदुस्तान ने आपकी तरफ नज़र नहीं डाला, जबकि आप बोल रहे थे बार बार कोरोना में जब बाहर में ये हाल है और कैपेसिटी जेल की कम है और उसमें मैं भी हूँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, लापरवाही किस तरह से बरती गई हिंदुस्तान में? देखिए ऐसा है कि और इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? गरीबों का कोई नहीं होता है, ये बात बता दूं। चाहे कोई मंत्री नेता बन जाता है, उसकी अलग जाति, उसके अलग धर्म हो जाता है। मैं जब से जेल से निकला हूँ बहुत से नेता लोगों से मिला हूँ, बहुत से MP MLA सबसे मिला हूँ। बस सही मायने में लोगों को करने का जज्बा जो होना चाहिए वो नहीं है। पिछले 7 साल में मोदी जी हैं, लेकिन उससे पहले सेंट्रल में और बहुत सी गवर्नमेंट आई। इन 70 सालों 75 सालों में आपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सिर्फ 1% खर्चा किया, 1% ऑफ GDP। तो आप सोचिए पूरा दुनिया जो है जब 6 से 8% खर्चा कर रही हो, आप 1% खर्चा करते हो तो कैसे होगा? हमें जो है बेसिक मुद्दे जो हैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इस पे ध्यान ज़्यादा देना है और इनको मदद करनी है। कबीर साहब, ये जो प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं इस्माइल फाउंडेशन की जानिब से, आप और पूरे डॉक्टर की टीम आई हुई है रियासत मगरबी बंगाल में और भी मुख्तलिफ स्टेट में जाएंगे, सर आगे किस तरह का प्लानिंग रहेगी आपकी? हमने तो कोशिश करूँगा कि जितनी जहाँ एरिया कवर कर सकूँ और लोगों को तकसीम कर सकूँ। दूसरा हम लोगों का एक और प्लान है कि हम लोग खुद वैक्सीन खरीद के जो है उन लोगों को लगवा दें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू, क्योंकि सरकार का जो स्पीड है बहुत स्लो है। नवंबर दिसंबर में अगर थर्ड वेव आएगी, उससे पहले जो है पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जानी चाहिए। सर डेल्टा वेरिएंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो एक बड़ा ही देखा जाए तो एक चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के लिए? कोरोना कोई भी स्ट्रेन हो, सब चैलेंज है। आपको ये बता दूं, चाहे डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, चाहे गामा हो, चाहे अल्फ़ा हो, इस सारे वेव्स जो हैं, सारे वायरस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपने रूप को चेंज करते रहते हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, कोरोना की चौथी लहर भी आएगी, 5वीं लहर भी आएगी, 7वीं लहर भी आएगी, n नंबर ऑफ लहर्स आएंगी। वायरस म्यूटेट करता है। जैसे आप मास्क लगा के, वैक्सीन लगा के, दवाओं लगा के अपने आप को बचाते हो, उसी तरह से जब आपके बॉडी में जाता है ना, तो आप उसके लिए लैब है, वहाँ अपना रूप चेंज करके उस दवाइयों वैक्सीन के खिलाफ जो है अपने आप को सुरक्षित करता है। समझ रहे हैं? तो वेव्स आती रहेंगी। कोरोना हमारी ज़िंदगी का पार्ट हो चुका है। हाथ धोना, मास्क लगाना और टीका लगवाना, ये भी ज़िंदगी का पार्ट हो चुका है। गिनती है कोरोना वायरस 2020 से लेकर 2021 भी चल रहा है, दूसरी लहर भी चल रही है। CM ममता बनर्जी डे फर्स्ट से ऑन द रोड काम कर रही हैं और आप उनके सिपाही हैं सर। 24/7 आप लोग जनता के करीब हैं, उनको उनकी हर एक चीज़ को सुन रहे हैं, तकलीफ़ों को सुन रहे हैं। सर किस तरह से अपने कामों को आप लोग अंजाम दे रहे हैं 24/7? जब भी जनता फ़ोन करती है आप उनके करीब चले जाते हैं। देखिए चीज़ जो है, हर एक आदमी को अपना काम करने का सोच है, अंदाज़ है। हम लोगों को प्रेरणा मिलती है ममता बनर्जी से, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कलकत्ता खिलाफत कमेटी से, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है लोगों से। 100 लोग आते हैं हमारे पास, तो 2 लोग ऐसे भी आते हैं जो काम लेकर आते हैं, जो तकलीफ में होते आते हैं, आके कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए टेलीफोन किया था या लिख के दिया था या आपने मेरा काम किया, उसका शुक्रिया अदा करना। वो हम लोग और भी काम करने के जज्बात को आगे बढ़ाती है। इसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कलकत्ता खिलाफत कमेटी बहुत पुराना इदारा है, ये हमेशा ही पब्लिक का काम किया है, चाहे वो फलफशार हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो कहीं कुछ हो, तो हर जगह कलकत्ता खिलाफत कमेटी पेश रही है। तो इससे भी हम लोग को एक हिम्मत मिलती है। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि CM ममता बनर्जी कहती हैं कि किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, मैं बंगाल वासियों के लिए अपने जिस्म का खून का कतरा तक मैं तैयार हूँ और जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके साथ हूँ और मेरी पूरी सिपाही TMC के उसके साथ हैं। सर इस तरह का एक स्ट्रगल ऑन द स्ट्रीट जो कि पूरे हिंदुस्तान को ही पैगाम नहीं दे रहा, पूरे वर्ल्ड को पैगाम दे रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ममता बनर्जी जो है वो रास्ता में उतर कर जामी काम करती हैं, हर चीज़ को जामी पहनाती हैं। आज सिर्फ तकरीर कर देने से तब तुम्हारे साथ हैं और उसके बाद वैक्सीन नहीं मिले, इलाज नहीं हो, दवाई नहीं हो। आज वाहिद स्टेट है पश्चिम बंगाल जहाँ पर आज के दिन में बिना पैसा के, बिना कोई खर्चा के हुए आप सरकारी अस्पतालों में कैंसर का भी इलाज हो रहा है, आज हार्ट का भी इलाज हो रहा है, आज निमोनिया का भी हो रहा है,
आज ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, लंग्स ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, हर काम हो रहा है यहाँ आज बिना पैसे के। सारे दुनिया में अब देखिएगा कि सब्सिडाइज मेडिकल जो ट्रीटमेंट था उठ गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, क्यों बहुत खर्चा है। लेकिन सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है, बंगाल में है जहाँ फ्री में हो रहा है। बच्चों और आज सुनिए और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि आज 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ। आज वहाँ बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है। आज इस दौर में जहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, वहाँ पर ममता बनर्जी जी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड का आज जो प्रोग्राम लिया है उसके तहत 9.5 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा। ये जो काम किया ममता बनर्जी ने, ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता और वो किसी जात की, किसी धर्म की नहीं है, सबकी। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, देखा गया कि जो कमिंग तीसरी लहर आ रही है दूसरी लहर के बाद, तो बच्चों को लेकर और महिला को लेकर इतना एडवांस स्टेप लेना ममता बनर्जी का, उसकी तैयारी पूरे बंगाल में मुकम्मल कर ली गई है। हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह भी सुरक्षित कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दानिश्वर वही होता है, अक्लमंद उसी को कहते हैं जो पहले से सब चीज़ की तैयारी करे, लड़ाई के लिए तैयार रहें। आपके ऊपर कोई चीज़ आके गिर पड़े और आप उस टाइम कोशिश कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकिएगा, पहले से तैयार रहिएगा तो कर सकिएगा। आज यही काम ममता बनर्जी कर रहे हैं। 27,000 का आंकड़ा था इलेक्शन के बाद यहाँ पर संक्रमण का, इन्फेक्टेड लोगों का कोरोना से, आज वो 1500 के अंदर आ गया। तो ये ममता बनर्जी की कोशिश है और यहाँ के डॉक्टरों और क्या नाम है हेल्थ वर्करों की कोशिश से आज ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद खान साहब।